नमस्कार दोस्तों, मैं बी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार वीडियो सॉल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम नज़दीक है मेरे दोस्तों, इन वीडियो का बहुतायत आप योग करते हुए अपने एग्ज़ाम को बीट करिए, अच्छे से अच्छे अंक ला करके आप अपने आप को गौरवान्वित करिए। चलिए बढ़ते हैं हम सेक्शन की तरफ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, क्या चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के लिए बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 11वां चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जीव और समष्टियां यानी ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न हैं उनको सेटअप करना बाकी रह गया था। उन्हीं की चर्चा हम आज इस सेशन में करने वाले हैं। बढ़ते हैं, चलिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है लघु उत्तरीय प्रश्नों के बेसिस पे, उसमें क्या दिया गया है? परभक्षी भक्ष्य क्या है, इनके अंतर संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। आगे परभक्षी की परिभाषा लिखिए। परीक्षा तथा शिकार के बीच अंतःक्रिया का वर्णन करिए। परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। मांसाहारी पर सब क्या करिए? संक्षिप्त टिप्पणी। थोड़ा सा बात करते हैं परभक्षी और भक्ष्य तथा इनके अंतर संबंध। तो यहां जो ये नाम दिया है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अलग है जो आपको कंफ्यूज कराएगा। बात करेंगे परभक्षण या प्रेडेशन से। क्या है भाई प्रेडेशन? ध्यान दीजिएगा। परभक्षण या विषम पोषियों की भोजन ग्रहण करने की विधि है, जिसमें परभक्षी या प्रेडेटर अपने भक्ष्य या शिकार, जिसे आप प्रे कहते हैं, को मार कर खाता है। आगे प्रायः सभी जंतु परभक्षी हैं। कुछ पौधे भी परभक्षी होते हैं जो कीटाहारी हैं या मांसाहारी है ना। तो परभक्षिता क्या है, ये चीज आपको यहां समझ में आ रही होगी। आसान चीज है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आपने इसको देखा होगा। वहीं परभक्षी तथा भक्ष्य के अंतर संबंध की अगर हम बात करें, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे, तो क्या है? परितंत्र में परिभक्षी तथा भक्ष्य के संबंध एक निश्चित रूप में आपको दिखाई देंगे। इनके बीच में संबंध व्यवस्थित आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप जानते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड चेन के बेसिस पे आपको बताई जाती है। एक सामान्य परभक्षी खाद्य श्रृंखला परभक्षी भक्ष्य अंतर संबंध एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये जो है इसको, तो इस तरह से ये इसके द्वारा खाया जाएगा, ये इसके द्वारा, और मतलब कि जो ये प्राथमिक उपभोक्ता जिसे शाकाहारी भक्ष्य कहते हैं, जिसको आप टिड्डा कहते हैं हिंदी में, या ग्रास हॉपर कहते हैं, ये मेढक या द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक परभक्षी के द्वारा खाया जाएगा। उसको खाने वाला तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक परभक्षी जिसे कहते हैं, ये कौन है? ये सर्प है। और सर्प को खाने वाला कौन है? शीर्ष उपभोक्ता जिसे आप परभक्षी कहते हैं, गील या चील जिसे आप कह सकते हैं। उस तरह के जीव जो है इसमें आते हैं। चलिए यहां देखिए, यह परस्पर दोनों की जनन शक्ति, भक्षण बारंबारता, दोनों के आकार परिमाप तथा रुचियों पर निर्भर करते हैं। परभक्षी एकाहारी, अल्पभक्षी मोनोफोगस, अल्पभक्षी ओलिगोफाइगस तथा विविधभक्षी पॉलीफाइगस हो सकते हैं। कुछ भी परभक्षी भक्ष्य की जनसंख्या को क्रम से खाकर कम करने का अनायास प्रयास करता है। उदाहरण, एक परभक्षी खाद्य श्रृंखला में स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जैसे सर्पों की उपस्थिति से चूहों की संख्या काफी कम हो जाती है। इसी प्रकार एक घास के मैदान में के परितंत्र में मेढकों की संख्या सर्पों द्वारा नियंत्रित रहती है। यहाँ पर यह विशिष्ट है कि एक परितंत्र में भक्ष्य तथा परिभक्षी की संख्या संतुलित रहती है। यह संतुलन
भक्ष्य को कितने प्रकार से परभक्षी अथवा शिकार बनाते हैं तथा कितने अंतराल के बाद कोई परभक्षी भक्ष्य को शिकार बनाता है, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। और यह बातें महत्वपूर्ण भी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में भक्ष्य तथा उस परिस्थिति में अपनी जनसंख्या को कितनी शीघ्रता से बढ़ा सकते हैं, इस बात पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए अब उदाहरण देकर के इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है, थोड़ा सा देखिएगा। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी जैव समुदाय में एक एकाहारी यानी मोनोफाइगस परभक्षी अर्थात एक ही भक्ष्य पर निर्भर परभक्षी के लिए भक्ष्य काफी संख्या में उपलब्ध हैं। भाई एक ही पे उपलब्ध अगर खाता है तो जाहिर सी बात है संख्या उपलब्ध है। परभक्षी एक के बाद एक अपने भक्ष्यों का भक्षण करता जाता है और भक्ष्यों की संख्या स्पष्टता क्या होती है, कम होती जाती है। अब परभक्षी भूखे मरेंगे क्योंकि और तो वे कुछ खाएंगे ही नहीं, कुछ अपने भक्ष्य की खोज में अपने जैव समुदाय को ही छोड़ जाएंगे। इस प्रकार परभक्षी भक्ष्य में संतुलन क्या है, बना रहेगा। तो आप देखेंगे अपने जैव समुदाय को छोड़ करके जाने वाले भी आपको मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, शिकारी तथा शिकार के बीच जो अंतर क्रिया होती है उसकी भी यहां चर्चा किया गया है, क्या उसका परिणाम होता है। परभक्षण या प्रेडेशन किसी परितंत्र के जैव समुदाय में अत्यधिक महत्वपूर्ण अंतर क्रिया है। यह पोषण की विधि होने के कारण के साथ जैव समुदाय में जातियों के स्थायित्व अस्थायित्व को निश्चित ही प्रभावित करती है। इस प्रकार अन्य कारणों से यह जैव समुदाय की संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकती है। अनेक बार जातियों के संकटग्रस्त होने तथा बाद में विलुप्त होने का कि यह एक प्रभावी कारक है। इस आधार पर यह एक अंतरजाति विरोधी अंतरक्रिया है जिसको इंटरस्पेसिफिक एंटागोनिस्टिक इंटरैक्शंस होते हुए भी किसी समष्टि की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक यह क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ उसकी जो महत्वपूर्ण होने की बात है वह कही जा रही है किसी भी खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, जो दूसरा प्रश्न है वो है क्या, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता क्या है भाई, इसके बारे में आप जानते हैं, टिप्पणी लिखना है। कितने प्रकार की होती है, उदाहरण के सहित आप बताइए। सहोपकारिता क्या है भाई, दो जाति के जीवों के साथ रहना जिनमें दोनों को लाभ पहुंचता है किंतु प्राकृतिक दशाओं में अलग अलग नहीं रह सकते, सहोपकारिता कहलाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया पादप पादप जंतु 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 पादप के मध्य पाई जाती है। सहोपकारिता में प्रायः कार्यकीय निर्भरता होती है। यह अविकल्पी या सहजीवी तथा विकल्पी या असहजीवी हो सकता है। आगे, अविकल्पी सहोपकारिता यानी ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म क्या है भाई, शैवाल तथा कवकों के मध्य सहोपकारिता का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, देखिएगा। लाइकेन, यहां शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने कवकों यानी सहभागी के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है। बदले में कवक अपने शैवाल सहभागी के लिए वर्षा का जल, नमी आदि एकत्रित करके उनका जीवन आसान बनाता है। आगे, यह नाइट्रोजन युक्त अपघटित अवशेष कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आदि से उपलब्ध कराता है। इस प्रकार व्यवस्था में पोषण शैवाल के समान
किंतु जनन कवक के समान होता है। इस प्रकार लाइकेन एक क्या है, अनिवार्य एवं अस्थायी सहजीवी सहोपकारिता यानी सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म कहलाता है। तो अविकल्पी ऑब्लिगेट, जिसके पास कोई विकल्प ना हो, मैंने बताया था। सहोपकारिता सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, ठीक है। चलिए भैया, अब थोड़ा सा अन्य उदाहरण के बारे में बात करें। अगर अन्य उदाहरणों में हम देखें तो मटर कुल के पौधे की जड़ों में गुलिकाओं के अंदर रहने वाले जीवाणु, जिसे आप माफ करिएगा दोस्तों, राइजोबियम कहते हैं, विकल्पी सहजीविता या फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस साइकस की क्लोराइड जड़ों में यानी क्लोराइड उसके अंदर रहने वाले नील हरी शैवाल, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की योग्यता होती है, जैसे नास्टाक तथा एनाबेना आदि के साथ देखने को मिलती है। कवकों द्वारा चीड़, बर्च, बीच, ओक, इन वृक्षों की जड़ों में बनाए गए जो कवक आवरण हैं यानी फंगल मेंटल हैं, वो क्या हैं, एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। इसी प्रकार के उदाहरण हैं। इन अनेक मृतोपजीवी आर्किड्स में संपूर्ण जीवन सहभागिता करने वाले एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा आदि देखे गए, पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब अन्य उदाहरण हैं। तीसरा दिख लीजिएगा, विकल्पी या सहोपकारिता क्या है, फैकल्टेटिव या नॉन सिम्बायोटिक। विकल्पी सहजीविता निष्ठ सहजीवी संबंध दिखाई तो देते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जहां तक लाभ का प्रश्न है, यह दोनों को अथवा किसी एक को हो सकता है, यद्यपि हानि किसी को भी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, हानि क्या है, किसी को भी नहीं होती है। अनेक पौधों में कीटों, जंतुओं आदि के द्वारा परागण की क्रिया, फल व बीजों के प्रकीर्णन आदि की इसी प्रकार की सहोपकारिता के आधार पर होता है। क्लियर है? तो यह प्रश्न आपको मिल रहा है, देखिएगा यहां दीमक हुआ या फ्लैजेलेट्स हुआ, इनमें सहोपकारिता अत्यधिक स्पष्ट होती है। दोनों ही एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। दीमक को काष्ठ के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये काष्ठ को ही खाती है। ये देखिए, लकड़ी खाने वाली दीमक को आपने देखा है ना। फ्लैजेलेट्स दीमक की आंत में रहकर एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज स्रावित करता है, जो सेलुलोज को पचाते हैं। अब देख लीजिए, दीमक में तो है ही नहीं कोई एंजाइम जो कि सेलुलोज या लकड़ी वाले पोर्शन को पचा सके, लेकिन जो फ्लैजेलेट्स हैं उनकी उपस्थिति के कारण जो एंजाइम है इंपॉर्टेंट, क्या, बीटा ग्लूकोसाइडेज, यह एंजाइम उनमें बनता है और उसका उपयोग वह क्या करते हैं, करते कौन है, दीमक, किसमें, लकड़ी के पाचन में। विशेष परागण व जनन। कुछ पौधों के पुष्पों अथवा पुष्प व्यवस्थाओं में परागण की क्रिया केवल निश्चित जाति के कीट ही कर पाते हैं। अंजीर के पुष्पक्रम में विशेष प्रकार की बर्रे यानी वेब्स ही परागण करते हैं। वहीं देखिएगा, मादा कीट इसके अंदर घुसकर अंडे ही नहीं देते, अंडों से निकलते हुए लार्वी बढ़ते हुए बीजों को खाकर बड़े भी होते हैं। तो अब आप देख लीजिए अंतर संबंध इनका कितना घनिष्ठ होता जा है। तो ये विशेष परागण वाले जीवों की बात यहां की गई है। अब आगे बात की जा रही है, आदि सहयोग किसे कहते हैं, और दिया गया है जंतुओं तथा पादपों में
इसके उदाहरण देते हुए क्या करिए, समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, तीसरा है ये। आदि सहयोग या प्रोटो कार्पोरेशन। प्रोटो कार्पोरेशन क्या है भाई? सहजीवी जीवों का यह प्रकार का सबसे कम विशिष्ट तथा अविकल्पी है। मोटे रूप में जंतु के मध्य इस प्रकार का सहयोग आसानी से पहचाना जा सकता है। कुछ पक्षी चौपाए के ऊपर सवारी करते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं। ये पक्षी चौपाए की त्वचा पर उपस्थित जीवों के प्रकार के बाह्य परजीवियों को, जैसे किलनी, जू, चीलर आदि को निकाल कर खा जाते हैं, जिससे इन परजीवियों से चौपायों को छुटकारा मिल जाता है। जैसे गाय, भैंस, चौपायों पर कैटल, एक्रेट या आक्स, पेकर आदि पक्षी इनके सामान्य उदाहरण बन सकते हैं। किसका? आदि सहयोगी का, जिसे प्रोटो कार्पोरेशन के नाम से जानते हैं। यह किस प्रकार की बाध्यता नहीं होती है, फिर भी लाभ दोनों के सहयोगियों को ही हो सकता है, केवल एक ही सदस्य को नहीं। तो इसमें दोनों सदस्य लाभान्वित होते हैं और कोई बाध्यता नहीं होती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटो कार्पोरेशन। आगे, पौधों में इस प्रकार का सहयोग उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों के द्वारा स्रावित कार्बनिक पदार्थों के कारण मृदा में उगने वाले मृतोपजीवी जीवाणु आदि की उपस्थिति में देखा जा सकता है। इस प्रकार उगने वाला यह अपघटकों का समूह माइक्रोफ्लोरा विशेष अम्लीय भूमि में अम्लीय यानी इनसॉल्युबल अकार्बनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट इत्यादि को विलेय फास्फेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे उच्च श्रेणी के पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। अम्लीय भूमि में कार्बनिक खाद का प्रयोग भी इसी प्रकार का सहयोग प्राप्त करने की दशा है। तो आदि सहयोग में कायिक संबंध यानी फिजिकल कांटेक्ट आवश्यक नहीं है। आदि सहयोग में जीव एक दूसरे के बिना भी अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते। तो आदि सहयोग, इसे याद रखिएगा, इसमें फिजिकल कांटेक्ट आवश्यक नहीं। अब बात आती है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। उपयुक्त डायग्राम की सहायता से लॉजिस्टिक संभार तंत्र, समष्टि वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ का वर्णन करिए। जनसंख्या का वृद्धि रूप यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ फॉर्म क्या है, ये चीज यहां थोड़ा सा समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या है ग्रोथ फॉर्म? किसी जाति विशेष की संख्या वृद्धि विशेष प्रतिरूप में बढ़ती है। यह वृद्धि उस जाति के लिए लाक्षणिक प्रतिरूप कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न बनाती है। इन प्रतिरूपों को जीव संख्या में वृद्धि के रूप में पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म कहा जाता है। ये प्रतिरूप सामान्यतया दो मौलिक रूपों में मिलते हैं। पहला, लेखा चित्र पर इनका आकार यस या जे के समान होता है, अतः इन्हीं नामों से इन्हें संबोधित भी किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि रूप में देखिएगा, पहला यस आकार क्या या सिग्मॉइड वृद्धि क्या है भाई? इसे अवग्राही रूपी वृद्धि वक्र सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। इस प्रकार की वृद्धि रूप में लेखा चित्र पर यस आकार का बनना पाया जाता है, यानी यस आकार अगर बन गया तो इसे हम क्या कहेंगे? सिग्मॉइड ग्रोथ कहेंगे। इसमें तीन प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्था, प्राइमरी फेज, इस अवस्था में वृद्धि अति धीमी होती है। वास्तव में जीव इस समय चिन्हित क्षेत्र में अपने आप को एक तरह से व्यवस्थित कर रहे होते हैं। यही कारण है कि इसमें क्या होती है? गति बड़ी धीमी होती है। संयोजन के स्थापित करना होता है। जीव संख्या कम होने के कारण अंतर संकरण यानी इंटरब्रीडिंग भी कम होती है। इस प्रवस्था को स्थापना
प्रवस्था या स्टेबलाइजमेंट या लैग फेज कहते हैं, जिसमें नए नए जीव क्या करते हैं, स्थापित हो रहे होते हैं, उसी को लैग फेज कहते हैं। लैग फेज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब मध्य प्रवस्था क्या है भाई, इंटरमीडिएट फेज। जब जीव किसी क्षेत्र में भली भांति स्थापित हो जाता है तो कई कारणों से उसकी संख्या में वृद्धि तीव्र गति यानी अधिक दर से होनी प्रारंभ हो जाती है। इन कारणों में जनन योग्य आयु के जीवों की संख्या में वृद्धि, पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की उपलब्धता, पर्यावरण के साथ अनुकूलन में वृद्धि, ये 3 स्थितियां आ सकती, ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ दिया गया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसमें ईस्ट की मात्रा दिखाई गई है और यहाँ नंबरिंग करके स्थापना प्रवस्था, चारांकी घात प्रवस्था और स्थिर प्रवस्था, ये 3 प्रवस्थाएं दिखाई गई हैं। किसके लिए, जनसंख्या के लिए जो यस आकार का वृद्धि रूप है वो यहाँ देखिए यस आकार का बन रहा है ना, यस आकार का, ठीक है, सिग्मॉइड के बेस में। ग्राफ याद रखिएगा, सिग्मॉइड जो है ग्राफ आपसे देकर के पूछा गया है। इसमें प्रारंभ में वृद्धि तीव्रता बहुत ही कम होती सिग्मॉइड वाले, अतः इस समय इसे धनात्मक त्वरण अवस्था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज कहते हैं। इस प्रवस्था के आगे बढ़ते समय प्रतिस्पर्धा न होने के कारण तीव्रता से वृद्धि का समय आ जाता है, अतः जीव संख्या वृद्धि। इस प्रवस्था को चार घातीय प्रवस्था, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। अंतिम प्रवस्था, लास्ट फेज, मध्य प्रवस्था में तेज गति से हुई वृद्धि के कारण पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा जीव संख्या की वृद्धि दर अब कम हो जाती है। इस ऋणात्मक त्वरण प्रवस्था को नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज कहते हैं। अंततः जो वृद्धि दर सामान्य इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाती है, इस समय जन्म दर, बर्थ रेट, मृत्यु दर यानी डेथ रेट में अंतर नहीं रहता है, लगभग बराबर हो जाते हैं। अतः यह प्रवस्था स्थिर अवस्था या स्टेशनरी फेज कहलाती है, ठीक है। इसकी क्रियाशीलता होते हैं, निम्नलिखित कारक जो है क्रियाशील होते हैं। पहला, मध्य प्रवस्था में अत्यधिक वृद्धि के कारण खाद्य सामग्री कम हो जाती है। दूसरा, जीवों की संख्या अधिक हो जाने के कारण प्रतियोगिता अधिक होती है। तीसरा, अन्य जीव विशेषकर परभक्षी तथा पराश्रयी की संख्या भी क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो ये 2-3-4 फैक्टर हैं जो कि इनको प्रभावित करते हैं, इनको आपको देखना था। आगे बढ़िए। इनका जो शेप था, जैसा कि जे की बात हुई थी, जे आकार का मिलता है, यहां देख रहे होंगे आप जे आकार का। ये स्थापना अवस्था जनसंख्या को देखा गया है, जनसंख्या वृद्धि जे के बेस पे दिखाई देती है। इस प्रकार पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ जाता है। सामान्य अवस्थाओं में अधिकतर जीवों में जनसंख्या की वृद्धि यस प्रतिरूप के आधार पर होती है, जबकि जे आकार की वृद्धि कैसी है भाई, सामान्य रूप से किसी भी जीव की जनसंख्या में वृद्धि यस आकार का होता है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था अथवा स्थापना या लैंग अवस्था फेज में जीव की संख्या में धीमी गति से वृद्धि होती है, उसी को तो लैंग अवस्था कहते हैं, लैंग फेज कहते हैं। मध्य अवस्था में अवृद्धि गति तीव्र हो जाती है, परंतु अंतिम अवस्था में वृद्धि शून्य पर पहुंच सकती है। तो यह कुछ चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं। जे फेज और यस फेज आप जरूर याद रखिएगा, इनसे आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। चलिए, उपयुक्त सामान्य वृद्धि चक्र के मध्य प्रवस्था चार घातांकी प्रवस्था स्थिर प्रवस्था में समाप्त नहीं होती, बल्कि काफी समय तक चलती रहती है। इस प्रकार लेखाचित्र का प्रतिरूप जे आकार का दिखाई देता है, यद्यपि भोजन, पानी तथा अन्य जीव सुरक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा अभाव में वृद्धि अचानक शून्य पर पहुंच जाती है। इससे जीव जाति से उस भाग के विलुप्त होने की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे वक्र अचानक क्या करता है, गिर जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा ग्राफ खुद ही आपको चीजें एक्सप्लेन कर देता है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, इस लेसन का जो मैक्सिमम पोर्शन था वो यहीं समाप्त होता है।
मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।